कम कर दूं थोड़ा? चलो ठीक है। अभी ठीक है? ठीक है ना अभी? चलिए ठीक। चलो अभी इधर ध्यान दीजिए आप। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट, दैट इज द SN1 रिएक्शंस। हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। सब्स्टिट्यूशन में टोटल 4 सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। पहला होता है SN1, दूसरा होता है SN2 और तीसरा होता है बेटा SNI और चौथी रिएक्शंस होती है SNNGP, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट बात की है हमने कौन सी रिएक्शंस है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में भी दो तीन रिएक्शंस है। एक है E1 रिएक्शन, एक है E2 रिएक्शन, एक है E1CB रिएक्शन, दैट इज कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। वो भी बात करने वाले हैं हम कि कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी, E1 रिएक्शंस क्या होगी, E2 रिएक्शंस क्या होगी, दोनों तीनों रिएक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करने वाले हैं हम SN1 रिएक्शंस की। SN1 रिएक्शंस क्या होती है? मैंने क्या बताया आपको कि SN रिएक्शंस क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? SN रिएक्शन। अब जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेटा इधर देख लीजिए, मैंने बोला था जो SN है, SN इज स्टैंड फ्रॉम दी, किसके लिए स्टैंड फ्रॉम है बोलो? न्यूक्लियोफिलिक। किसके लिए स्टैंड है बेटा ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसके लिए है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है? ये वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ये देखिए आप, ये वाली जो रिएक्शंस है कौन सी बोलो? R बॉन्ड X, R बॉन्ड X, इसके ऊपर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। ये X जो है ये हैलोजन है, ये तो लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा बाहर और ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहां पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। ठीक है। तो यहां पे हमें मिलने वाला है क्या बोलो? R बॉन्ड NU और प्लस क्या मिलेगा बेटा बोलो? X माइनस। यही तो रिएक्शन है SN रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम दो तरीके से करा सकते हैं। मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूं कि इस रिएक्शंस को हम दो तरीके से करा सकते हैं। कैसे? पहला तरीका क्या था बोलो? मैंने आपको बोला था कि पहला तरीका, दैट इज मैं उसे केस 1 कह देता हूं। दैट इज केस 1 में क्या था कि देखो ये बेटा ये गुड लिविंग ग्रुप हो, हैलोजन एटम्स क्या हो जाए? गुड लिविंग ग्रुप हो जाए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये R और ये X है। एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा। ये देखिए आप, हमारे पास में मान लीजिए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को जो जुड़ा हुआ जो ग्रुप है बेटा, ये कैसा ग्रुप है बोलो? दैट इज गुड लिविंग ग्रुप। दिस आर द विच ग्रुप? गुड लिविंग ग्रुप। अब ये गुड लिविंग ग्रुप कब होगा? अब सवाल ये है कि ये गुड लिविंग ग्रुप कब होगा? जब इसकी साइज ज्यादा होगी। इसकी साइज ज्यादा होगी तो बेटा ये दूर जाएगा, दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूटने की प्रोसेस है, इसलिए कैसे होती है? स्लो। और स्लो के साथ साथ कैसी होती है बेटा? RDS। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब जिस रिएक्शंस का हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। स्लोएस्ट रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन किया जाता है बेटा, फास्ट रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें फास्ट स्टेप में एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होती है। ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस का हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे कार्बन से जैसे ही बेटा ये हैलोजन दूर चला जाए तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है। ये पहली स्टेप है। ये कौन सी स्टेप है? पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या होगा बताइए मुझे एक बात बताइए, ये हैलोजन अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया बेटा, अब क्या हुआ? इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल। अगर स्टेबल होगा तो करेगा। और स्टेबल कब होगा? होता है कार्बोकैटायन जब वो अलाइलिक होता है या फिर बेंजाइलिक होता है, या फिर देखो अलाइलिक होता है, या फिर क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक होता है, या फिर टर्शरी होता है, तभी एग्जिस्ट करेगा वो। आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब बेटा वो स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो एग्जिस्ट करेगा, अगर अनस्टेबल होगा तो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन कब होता है? जब वो बेंजाइलिक होता है, या फिर अलाइलिक होता है बेटा, या फिर क्या होता है? टर्शरी होता है। आपको पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं, अलाइलिक कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज, और टर्शरी कार्बोकैटायन किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे अटैक होगा बेटा, किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, तो बताइए अटैक की प्रोसेस कैसी होगी? फास्ट होगी। तो क्या ये रेट डिटरमिनिंग होगी?
नहीं, जो फास्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमिनिंग नहीं होती है, तो ये रेट डिटरमिनिंग नहीं होगी तो सीधे सीधे यहां पे जाके क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो देखो इस रिएक्शन को हमने कितने स्टेप में करा है, 2 स्टेप में करा है। 2 स्टेप कैसे करा है कि पहले अगर हैलोजन अगर गुड लिविंग ग्रुप है बेटा, कार्बन को अगर कोई गुड लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन छोड़ देगा। अगर पोजीशन खाली हो जाएगी तो दूसरा जो इनकमिंग ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बोलो, इनकमिंग ग्रुप है, ये इनकमिंग ग्रुप खाली जगह दिखेगी तो आराम से जाके बैठ जाएगा। समझ में आ गई बात। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो केस 2 में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहां पे लिख के बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, केस 2। केस 2 क्या होगी बोलो जरा, यहां पे ये जो हमारे पास में कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है बेटा, ये हैलोजन अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कब नहीं छोड़ेगा, जब बैड लिविंग ग्रुप होगा, मतलब निकलना नहीं चाहता है। तो ये अगर बैड लिविंग ग्रुप होगा बेटा तो मजबूरन न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करना पड़ेगा उसके ऊपर। देखो यहां पे ये अटैक करेगा और ये यहां से अब इसे जाना ही पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, यहां से निकलना ही पड़ेगा। तो ये यहां से अगर निकल जाएगा तो देखो यहां पे आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे होगा कार्बन, और ये देख लीजिए उसके टोटल ये 3 बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा टोटल 3 बॉन्ड, टोटल कार्बन के यहां पे होगा कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से अटैक होगा और प्लस क्या मिलेगा आपको यहां पे, एक्स माइनस। और ये प्रोसेस कैसी होगी, स्लो होगी, तो क्या बोलेंगे आप इसे, आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इस रिएक्शन में देखो समझ में आ रहा है क्या, या तो हैलोजन, दो हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हैलोजन निकल जाए, जगह खाली कर दे, इनकमिंग ग्रुप आ जाए, चुपचाप जाकर जगह पे बैठ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बैड लिविंग ग्रुप हो, वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता हो, तो बेटा दूसरा जो इनकमिंग जो ग्रुप है उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वो बैड लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रांग होगा तभी तो बैड लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर पाएगा। या दोनों ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो, ब्रेकिंग और मेकिंग क्या हो जाए, साइमल्टेनियसली हो, जिसमें जो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, जिसमें कार्बोकैटायन बनते हैं बेटा, उस रिएक्शंस को कहते हैं हम, कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शंस। और जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनते, क्यों नहीं बन रहे होंगे कार्बोकैटायन, हाँ, अगर कार्बोकैटायन बन भी जाए तो वो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। मतलब ना तो वो बेंजाइलिक होगा, ना तो वो 3 डिग्री होगा, ना तो वो क्या होगा, अलाइलिक होगा। अगर अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो बेटा वो एग्जिस्ट करेगा क्या। इसलिए बेटा ये रिएक्शन जो है ये एक ही स्टेप में रिएक्शंस होगी, और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, दैट इज SN2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अब डिटेल में बताऊंगा आपको कि SN1 रिएक्शंस क्या होती है और SN2 रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। देखो अभी अब बात करते हैं हम, दैट इज विच रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम SN1 रिएक्शंस। अब इधर देखिए आप, ये पूछा जाता है बेटा, लगातार पूछा जा रहा है, दैट इज SN1 रिएक्शंस। SN1 का मतलब क्या होता है, इधर देख लीजिए आप, ये 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। देखो यूनिमोलिकुलर हो सकता है, बायमोलिकुलर हो सकता है, ट्राइमोलिकुलर हो सकता है। अब ये क्या होती है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस होती है। अब किसे कहते हैं हम मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, बताऊंगा आपको। इधर देखिए आप, 1 का मतलब होता है बेटा यूनिमोलिकुलर, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, और SN का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखो आपको मैंने ये बताया कि ये जो रिएक्शंस है, यहां पे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन के टोटल 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको। यहां पे क्या जोड़ दिया हमने, हैलोजन। अब SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते हैं, क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कब बनेंगे SN1 रिएक्शन में, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बिल्कुल पहली कंडीशन तो यही है कि SN1 रिएक्शन में गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही बेटा ये गुड लिविंग ग्रुप जो होगा, ये जैसे ही यहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा बोलो, स्लोली निकलेगा। इसलिए स्टेप को क्या बोला है हमने, RDS। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जैसे ही बेटा हैलोजन, देखो यहां से हैलोजन निकलेगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, तो हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तब कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो इसे कहते हैं हम कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। ये बात सबको समझ में आई कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। अब बताइए कि कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो क्या हो जाए, टर्शरी हो। ठीक है, सही है ना। अरे बताइए मुझे, ये कार्बोकैटायन बेटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये क्या हो सकता है बोलो, जब ये टर्शरी हो, या फिर क्या हो जाए बोलो बेटा, और क्या हो जाए, बेंजाइलिक हो जाए, या फिर क्या हो जाए, बेंजाइलिक हो जाए, और क्या हो जाए, अलाइलिक हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अलाइलिक हो जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
या फिर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में भी जाते हैं। आपको पता है कि अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी में जा सकता है बाय मिथाइल शिफ्टिंग, बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग तो चला जाएगा। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो अगर वो टर्शरी में जा सकता है तो जाएगा। या फिर अगर कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, रिंग एक्सपेंशन की वजह से बेटा रिंग एक्सपेंशन की वजह से स्टेबल होता है तो वो रीअरेंजमेंट में जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? मैं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी बताऊंगा आपको और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो देखो आपको दो कंडीशन तो समझ में आ रही है। पहली बात कि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा वो कैसा होना चाहिए? बोलो, वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेबल। और कार्बोकैटायन कब स्टेबल होता है? जब वो क्या होगा बेटा? 3 डिग्री होगा, या फिर क्या होगा बेटा? बोलो, बेंजाइलिक होगा, या फिर क्या हो जाएगा? अलाइलिक होगा। इन तीनों में से कोई भी अगर कार्बोकैटायन बनता है तो वो क्या होने वाला है? स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाला है। क्लियर है बात? यहाँ पे सबको समझ में आया? अब सवाल ये है कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कौन से सॉल्वेंट को फेवर करेगी? मुझे एक बात दिखा, यहां पे देखिए आप, यहां पे एक पॉजिटिव आयन बन रहा है और एक क्या बन रहा है? नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या है? आयंस है। पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। तो बेटा कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा इसे? पोलर सॉल्वेंट, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। मतलब दिस रिएक्शंस और दिस स्टेप इज फेवर्ड बाय विच सॉल्वेंट? दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं आपको कल बता चुका हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होता है। क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो? वाटर, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है, अमोनिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, HF है, अल्कोहल है, या फिर एसिड है। ये सारे के सारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस बताया बेटा जो SN1 रिएक्शन को फेवर करती है। पहली बात गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब गुड लिविंग ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं? जिसकी साइज बड़ी हो। जिसकी साइज क्या हो बेटा? बड़ी हो। मतलब इसमें इस रिएक्शन के दौरान I- की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? Br- से। Br- की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी Cl- से। Cl- की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी F- से। किससे बेटा? F- से। बिल्कुल, दैट इज F- से। तो मतलब इस रिएक्शंस में F- तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब लिविंग ग्रुप यहां पे फ्लोराइड होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप हो जाएगा वो। समझ में आ रही है ना बातें आपको? अपनी पोजीशन छोड़ना चाहेगा क्या? वो नहीं छोड़ना चाहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। आप क्या ले सकते हो यहाँ पे? आयोडीन ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो? ब्रोमीन ले सकते हो, क्योंकि ये अच्छे लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छे लिविंग ग्रुप है? क्योंकि इनकी साइज बड़ी है बेटा। इनकी साइज बड़ी होने की वजह से ये अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? आपको बात समझ में आ रही है? देखो 3 कंडीशन बता दिया। गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा? वो बेंजाइलिक होगा, 3 डिग्री होगा, या फिर अलाइलिक होगा। तो जब बेटा ये हैलोजन एटम जो कि लिविंग ग्रुप है कार्बन को छोड़ के जाएगा तो क्या इसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्योंकि ये स्टेबल है, पहले भी स्टेबल था, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बेटा हैलोजन में और कार्बन में जब बॉन्ड था तो स्टेबल थे, लेकिन हैलोजन के छोड़ के जाने के बाद में ऐसा नहीं हुआ बेटा कार्बन की स्टेबिलिटी कम होगी। नहीं, वो कार्बन स्टेबल ही है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो टर्शरी है या फिर बेंजाइलिक है या फिर अलाइलिक है। हाँ, अगर मान लीजिए वो सेकेंडरी होता या प्राइमरी होता तो बेटा फिर क्या हो जाता? वो अनस्टेबल हो जाता। समझ में आ रही है ना? लेकिन यहां पे स्टेबल होने की वजह से बेटा वो एग्जिस्ट कर जाएगा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर दी विच रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। पहली, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात, कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। और तीसरी बात, यहां पे कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। बेटा 3 बार बता रहा हूं। समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्योंकि कंडीशन देख के आपको पूछा जाता है कि बताइए SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शन है? अब यहां पे देखिए आप, इस रिएक्शंस में क्या हुआ? इस रिएक्शंस में C बॉन्ड Br का क्या हो गया? C बॉन्ड X का बॉन्ड टूट गया। C बॉन्ड X का बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। तो इधर देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये स्टेप 1 है। ये क्या है बेटा? स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में क्या होता है? इधर देख लीजिए। स्टेप 2 में क्या होता है? इधर देखिए, हमारे पास में कार्बोकैटायन बन गया। अरे कार्बोकैटायन बन गया या नहीं बन गया? बन गया ना, यही तो है कार्बोकैटायन। इधर देखिए आप, ये जो है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड एज दी कार्बोकैटायन। अब मुझे एक बात बताइए, जो आने वाला जो ग्रुप है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, उसको यहां पे आने के लिए साइड अवेलेबल है या नहीं है? है, बिल्कुल साइड अवेलेबल है। समझ में आ रही ना बातें? मैं उसको बोलूंगा वेदांत को यहाँ पे आके बैठ जा, तो उसे कोई परेशानी होगी कि बैठने के लिए, क्योंकि चेयर खाली है यहाँ पे। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो वो आराम से आ जाएगा। क्या उसे स्ट्रांग होने की जरूरत है? क्या उसे पावरफुल होने की जरूरत है?
नहीं ना, समझ में आ रही ना बेटा, पावरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? अरे बेटा स्ट्रांग, मुझे एक बात बताइए, अगर वीक से काम चल रहा है तो स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ रही है ना, इधर देखो, बोलो मत यार, इधर देखिए आप, ये कार्बोकैटायन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? उसे न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये आसानी से जाके यहाँ पे अटैक कर देगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? खामखा हम उसे क्यों पावरफुल बनाए? वीक से काम बन रहा है, आपको पता है ना। अगर हमने इसे स्ट्रांग बना दिया, आप सोचोगे कि सर हमने इसे स्ट्रांग बना दिया तो क्या करेगा? पूरी रिएक्शन में गड़बड़ कर देगा, पूरी रिएक्शन में क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा। आपको पता है ना, जाहिल लोगों को अगर क्या मिल जाए, पावर मिल जाए तो क्या करते करके हो, पूरा सत्यानाश करते कि नहीं करते? लाइक दैट, इसी तरीके से बेटा इस न्यूक्लियोफाइल को अगर हमने स्ट्रांग बना दिया तो पूरी रिएक्शन को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हमने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है? यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है। क्या लिया है? वीक न्यूक्लियोफाइल। देखो अब वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा। जगह खाली है, वो एकदम से आके बैठ जाएगा चुपचाप। समझ में आ रही है ना बातें आपको? उसे तो डर लगेगा ना कोई दूसरा आके ना बैठ जाए, इसलिए जगह खाली दिख जाएगी, आके बैठ जाएगा। तो कैसी स्टेप होगी बोले बेटा? फास्ट होगी। तो फास्ट होगी तो आरडीएस होगी क्या? अरे रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी क्या? नहीं होगी ना। चलो बोलो क्या होगा फिर? यहां पे ये मेरे पास में कार्बन है, इस कार्बन को क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप होगी। ये क्या होगी? सेकंड स्टेप। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो SN1 रिएक्शंस है, दो स्टेप में हो रही है। पहली स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरी स्टेप में अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर? कार्बोकैटायन के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो ये सेकंड स्टेप है, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकैटायन। अब होता क्या है, जब अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का ऑन दी कार्बोकैटायन या C बॉन्ड Br का ब्रेकिंग होता है, तो एनर्जी कैसे वैरी करती है ये बता रहा हूं आपको। देखो पहले क्या हो रहा है? C बॉन्ड Br का ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रहा है? C बॉन्ड Nu का मेकिंग हो रहा है दूसरी स्टेप में, अटैक ऑफ कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ दी न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकैटायन। तो इस दौरान रिएक्शन की रिएक्टेंट की एनर्जी तो चेंज होगी ना, होगी कि नहीं होगी? बॉन्ड टूटने में आपको पता है, बॉन्ड टूटने में एनर्जी बढ़ती है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी कम होती है। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं कि जब हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं बेटा, दो एटम्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे जैसे पास आते हैं तो वैसे वैसे एनर्जी क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। बता चुका हूं ना आपको। तो बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलती है बेटा, इसलिए तो स्टेबिलिटी आती है। तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी बढ़ेगी ना। ये बॉन्ड तोड़ना है मुझे दो एटम के बीच का, एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी क्या हो जाएगी? अब्सॉर्ब हो जाएगी। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो वो एनर्जी का चेंज कैसे आता है ये देखिए आप। यहां पे आपको मैं ग्राफिकली बताता हूं कि वो एनर्जी का चेंज कैसे आता है। इधर देखिए आप, एनर्जी का चेंज जो है वो कैसे आता है, ये देखिए आप। चलो हमने यहां पे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, यहां पे ले लिया हमने एनर्जी, यहां पे क्या दी बेटा? एनर्जी, और यहां पे बात कर रहे हैं हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस डायरेक्शन में रिएक्शंस क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास में रिएक्टेंट था, ये कुछ रिएक्टेंट है ना, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। क्या है? टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। तो देखो यहां पे उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यहां पे ये टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड है। जैसे जैसे आगे जाएगा बेटा तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, और फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे एनर्जी का चेंज होता है। देखो होता क्या है, यहां पे देखिए मैं बताता हूं आपको। ये जो एनर्जी बड़ी है, ये जो एनर्जी क्या हुई है बेटा? बड़ी है यहां पे। तो ये क्या हो रहा है पता है आपको? ये जो C है, ये कार्बन है, ये कार्बन से हैलोजन क्या हो रहा है बेटा? दूर जा रहा है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान बेटा दूर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी ना। समझ में आ रही है ना? हैलोजन बेटा छोड़ के जा रहा है कार्बन को, तो बेटा यहां पे इस रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ये पूरा छोड़ के जाने के बाद में कुछ देर के बाद में कार्बन की तकलीफ कम हो जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या बन रहा है? दैट इज कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है यहां पे? कार्बोकैटायन। एनर्जी कम हो गई क्योंकि वो स्टेबल है। हैलोजन जब उसे छोड़ के चला गया, तो आप इधर देखिए, तो बेटा ये जो कार्बोकैटायन है ये टर्शियरी होगा या अलाइलिक होगा या बेंजाइलिक होगा, तो स्टेबल होगा ना। बाकी जो ग्रुप है वो क्या करेंगे? उसे स्टेबलाइज करेंगे। बाकी ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। समझ में आ रही ना बातें? किसी को दुख हो जाता है कोई बात से, तो बाकी के आजू बाजू वाले, अड़ोस पड़ोस वाले उसको समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? लाइक दैट बेटा, इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, ये बाकी के जो ग्रुप है उसे क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इधर देखिए, ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होते अब। इधर देखिए अब यहां पे क्या हो गया? कार्बन बॉन्ड हैलोजन टूट गया। कार्बन बॉन्ड हैलोजन क्या हो गया? टूट गया। तो ये कार्बोकैटायन बन गया।
देखो एनर्जी कम हो गई उसकी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अरे स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। ज्यादा एनर्जी तो क्या था? अनस्टेबल। अब एनर्जी कम होगी तो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आया? अब क्या होगा दूसरी स्टेप में? क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो यहां पे कार्बन का और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा? बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कार्बन चुपचाप बेटा, कार्बोकैटायन में का कार्बन चुपचाप बैठा था अपना पॉजिटिव चार्ज लेके, स्टेबल था, ठीक है। फिर क्या हुआ? जो न्यूक्लियोफाइल है उसे टक्कर मार दी उसने। न्यूक्लियोफाइल ने क्या मार दी? उसे टक्कर मार दी। कैसे भी मार सकता है, सामने से भी मार सकता है, पीछे से भी मार सकता है, क्योंकि 50% इन्वर्शन 50% रिटेंशन दोनों पॉसिबल है। क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। कार्बोकैटायन की जो शेप है बेटा प्लेनर होने की वजह से सारे बॉन्ड एंगल 120 होते हैं। तो फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है, बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन को टक्कर मारेगा तो एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो देखो दोबारा से एनर्जी बढ़ गई, दोबारा से क्या होगी? एनर्जी बढ़ गई। और जैसे ही पूरा पूरा बॉन्ड बन जाएगा तो एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी एनर्जी। नजर आ रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बेटा? कम है। तो रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल है। नजर आ रहा है ना आपको? बेटा रिएक्शन में ग्राफिकली बता रहा हूं, इससे अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ग्राफिकली जल्दी अच्छे समझ में आता है। दिख रहा है आपको? रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी क्या है बेटा? कम है। तो बताइए दोनों में से रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। पीछे बालकनी वालों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि बस बात ही कर रहे हो? बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। प्रोडक्ट बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा? बनना चाहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है बेटा? रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया आपको? तो अब इधर देख लीजिए, इसे कहते हैं हम, दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट और इधर देखिए बेटा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये वाला जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसे कहते हैं बेटा डेल्टा एच। क्या कहते हैं? डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होता है पता है आपको? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बताइए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कम है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कम है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज्यादा है। तो कम में से अगर ज्यादा माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? निगेटिव आएगा। अरे कम में से अगर ज्यादा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो यहां पे डेल्टा एच निगेटिव आया या पॉजिटिव आया? निगेटिव आया। तो बताइए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? ये एक्सोथर्मिक। मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होगी या अब्सॉर्ब होगी? इवॉल्व होगी। जिस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है वो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक हो रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा। किससे? रिएक्टेंट से। समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला बेटा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है, इधर देखिए आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच। डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? क्लियर है? दूसरी बात, मैंने क्या बोला था आपको? इधर देखिए आप, मैंने आपको ये बोला था बेटा कि ये जो स्टेट है, these are the highly energetic state, highly energetic state, that state which is called as the state transition state। और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी तो ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है? 2। ये देख लीजिए, ये होगी यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये होगी सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? एक हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है बेटा, दैट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज दी ट्रांजिशन स्टेट। मान लीजिए एक बंदा बैठा था यहाँ पे, एक दूसरा बंदा आया, वो चुपचाप बैठा था, पहला बंदा वहां पे चुपचाप बैठा था, एक दूसरा बंदा आया और कुछ बोला चाला कुछ नहीं, एक दिया उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया जोर से। उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला कि क्यों मारा है करके। तो वो गुस्से से क्या हो जाएगा? एकदम से लाल पीला हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी का कोई ठिकाना नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? दैट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं उसे? ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रही है ना बातें आपको? कभी कभार आपका क्या होता है बेटा? होता है कि नहीं होता है? कभी कभार एनर्जी बढ़ जाती है, हम जिसे पसंद नहीं करते वो है हमारा, खोलता है कि नहीं खोलता है? तो दैट इज एनर्जी बढ़ने को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। हमारे ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में ही ट्रांजिशन स्टेट आती है, हमारे लाइफ में भी बेटा, मेरे आपके सबके लाइफ में भी क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट आती है। समझ में आ रहा है? हाईली एनर्जेटिक स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज दी
ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बात? अब आगे सुनिए, इधर देखो बेटा, अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है 1 और ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। इन रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा, इसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बताइए, ये पहली जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसके लिए रिएक्टेंट ये है, पहली जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके लिए रिएक्टेंट ये है। तो बेटा इन दो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में का जो एनर्जी गैप है उसे कहते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और दूसरी ट्रांजिशन स्टेट के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो उसके बीच में और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो गैप होगा बेटा, उसे भी क्या कहेंगे हम? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब इसे कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फर्स्ट, इसे कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेकंड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? यहां पे ये बेटा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN1 रिएक्शन। अब ये 2 स्टेप में होगी, कम से कम 2 स्टेप में होगी। ऐसा नहीं है कि 3 स्टेप में नहीं हो सकती, 3 स्टेप में भी हो सकती है, 4 स्टेप में भी हो सकती है, 5 स्टेप में भी हो सकती है, लेकिन कम से कम SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। 2 स्टेप से कम स्टेप में ये रिएक्शंस नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो कार्बोकैटायन जो बनता है, अगर वो रीअरेंजमेंट में जाता है तो उतनी स्टेप बढ़ जाती है। हमने यहां पे क्या माना है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में नहीं गया। कार्बोकैटायन किस में नहीं गया? रीअरेंजमेंट में नहीं गया। तो रिएक्शन कम से कम कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाता है तो रिएक्शन बेटा 2 से ज्यादा स्टेप में होगी। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में कब जाता है? अगर प्राइमरी होगा तो 2 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, या 1 डिग्री डायरेक्ट 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, या फिर रिंग एक्सपांशन के थ्रू अरेंजमेंट हो सकता है। मिथाइल शिफ्टिंग या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से होता है कि नहीं होता है रीअरेंजमेंट? तो बेटा रीअरेंजमेंट से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है कार्बोकैटायन में। तो ये जो हिल दिख रहे हैं ना आपको, ये हिल, तो बेटा ये उतने बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है बात? मैंने जो पहली जो स्टेप बोली थी बेटा, ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड X, वो कौन सी स्टेप बोला था मैंने? स्लो बोला था, क्योंकि देखो इसमें एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है, देखो ये हिल जो है इसकी हाइट ज्यादा है, तो इस हिल पे चढ़ने के लिए आपको वक्त लगेगा ना। अब दौड़ के तो नहीं जा सकते ना ऐसे। अगर हिल की ऊंचाई बेटा बहुत ज्यादा है तो क्या आप दौड़ लगा के जाओगे क्या? नहीं ना। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे ना, आप स्लो ही जाओगे। समझ में आ गई बात? अगर तो यही तो बोला है ना मैंने, ये जो स्टेप है ये कैसी स्टेप है? स्लो स्टेप है। लेकिन ये दूसरा जो हिल है बेटा, ये इसकी हाइट कम है। इसकी हाइट क्या है? कम है। अगर हाइट कम कर दी जाए हिल की तो आप फास्ट चले जाओगे। आप क्या चले जाओगे? फास्ट। इसलिए तो मैंने बोला है ना कि पहली स्टेप क्या है? स्लो है। दूसरी स्टेप क्या है? यहाँ पे फास्ट है। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? अब बात करते हैं इसके काइनेटिक्स की। किसकी बात करेंगे? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स बताता है हमें रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने देखो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में। क्या दोनों भी जो स्टेप है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकती है? नहीं। सिर्फ एक ही स्टेप है जो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है ना आपको? रिएक्शंस के दौरान नेट रिएक्शंस कैसे हो रही है कि अल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इधर देखिए, अब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ SN1 रिएक्शंस। एग्जांपल्स ऑफ SN1 रिएक्शन। इसका बेटा एक्चुअल एग्जांपल है, इधर देखिए आप। इसका एग्जांपल है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या लेते हैं हम यहां पे? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल लेके चलते हैं। बता रहे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होगा? तो वो पूजा की बाजू की। बताओ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर्स क्या होगा? इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है हमें। बताओ क्या होगा? क्या है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड? क्या होगा स्ट्रक्चर उसका? बोलो ना। हाँ बता रहा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ बता। हाँ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर्स बता रहे? श्रेया बता रहे बेटा क्या होगा? उसके लिए लगातार 4-5 दिन एब्सेंट रहना पड़ता, तब आता होगा, है ना? हाँ CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? Br। सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? Br। ये होगा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो कैसे होती है रिएक्शंस।
आपने इसके ऊपर अगर KOH डाल दिया, क्या डाल दिया? KOH, दैट इज एक्वस KOH, एक्वस KOH। एक्वस KOH जैसे ही डालोगे आप तो ये Br यहां से निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा? हाँ, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड OH प्लस क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? KBr। क्या हो जाएगा? KBr। दैट रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन। अब ये कितने स्टेप में रिएक्शंस हुई है? एक ही स्टेप में रिएक्शंस हुई है, लेकिन एक्चुअल में कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है। तो पहले स्टेप क्या है? पहली स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड Br, ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड Br। समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा ये जो रिएक्शंस है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये SN1 रिएक्शंस है। और ये SN1 रिएक्शन बेटा 2 स्टेप में होती है। कैसे होती है? पहली स्टेप देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको, इधर देख लीजिए। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है पता है आपको? ब्रेकिंग होता है। किसका ब्रेकिंग होता है? ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड Br। अब C बॉन्ड Br का ब्रेकिंग होगा तो होमोलिटिक फिजन से होगा कि हेटेरोलिटिक फिजन से होगा? थ्रू हेटेरोलिसिस, थ्रू हेटेरोलिसिस। समझ में आ रहा है ना बात है आपको? अब मुझे एक बात बताइए, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगती है ना, तो वो एनर्जी कहां से आती है पता है? सॉल्वेंट से आती है। दैट एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सॉल्वेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है ना आपको? आप बोलोगे कि सर मैं पहले बॉन्ड तोड़ दूंगा वहां से, ऐसा नहीं होता है बेटा। जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, हमने यूज किया ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या करता है? हेटेरोलिटिक फिजन को क्या करता है? फेवर करता है। आपको पता है ना, मैंने बताया था बेटा आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है हेटेरोलिटिक फिजन को फेवर करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करता है? होमोलिटिक फिजन को फेवर करता है। ये पहले बता चुका हूं ना, आप पढ़ते नहीं ना इस वजह से। ठीक है, तो बेटा यहां पे ब्रेकिंग होगा C बॉन्ड Br का बाय हेटेरोलिसिस, बाय हेटेरोलिसिस, बाय हेटेरोलिटिक्स, बाय हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिटिक फिजन से क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। कैसे होगा ब्रेकिंग? इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कार्बन है, इधर देख लीजिए, ये CH3 है, ये बॉन्ड C है, ऊपर बॉन्ड CH3 है, नीचे बॉन्ड क्या है? CH3 है, बॉन्ड क्या है? Br है, बॉन्ड क्या है? Br। Br बेटा कार्बन को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए इधर देखिए आप, तो ये Br कार्बन को छोड़ के जा रहा है, तो बेटा धीरे धीरे जाएगा ना। कैसे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। कैसे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये Br जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। में आ रहा है? एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट मिलेगी आपको, एक ऐसी स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसमें जैसे जैसे बेटा कार्बन Br को छोड़ के जाएगा वैसे वैसे कार्बन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी ना। तो इसी तो कहा हमने ट्रांजिशन स्टेट, इसी तो कहा बेटा, क्या कहा हमने? ट्रांजिशन स्टेट। ये जो स्टेट है बेटा, इसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और जब पूरा छोड़ के चला जाएगा, पूरा छोड़ के चला जाएगा, तो ये कार्बन और ये CH3 और ये CH3 और ये क्या हो जाएगा? CH3, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा यहाँ पे Br पे नेगेटिव चार्ज। तो बन गया यहाँ पे कार्बोकैटायन। क्या बन गया यहाँ पे? कार्बोकैटायन। बोलो कौन सा कार्बोकैटायन बना है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। स्टेबल है कि अनस्टेबल है? मतलब Br के छोड़ के जाने के बाद में कार्बन को कोई फर्क पड़ा क्या? दुखी हुआ क्या? वो नहीं हुआ बेटा, क्योंकि वो स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो बेटा वो टर्शियरी कार्बोकैटायन है। कैसे स्टेबल है बोलो? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल है ना, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट क्या करेगा बेटा? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन है। तो पहली स्टेप समझ में आ गई आपको? यही स्टेप है बेटा स्लो। ये कैसी है? स्लो है। और कैसी है? RDS है। क्या है? RDS है। और बेटा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हम स्लो स्टेप का ही देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हम स्लो स्टेप के बारे में ही बात करते हैं, फास्ट स्टेप के बारे में हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? मुझे एक बात बताइए, इस रिएक्शंस के दौरान आपको कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं? रिएक्टेंट समझता है ना? एरो की लेफ्ट साइड में जो होते हैं बेटा उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो की राइट साइड में होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप बताइए कितने रिएक्टेंट? एक ही तो रिएक्टेंट है ये वाला। नहीं नहीं, ये रिएक्शन में बता रहा हूं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूं ना आपको। अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताना बाकी है आपको। तो ये बेटा ये रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे? एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दूसरी जो स्टेप है, स्टेप 2, इधर देखिए बेटा, स्टेप 2 जो है उसमें क्या होता है? ये कार्बोकैटायन है, ये क्या है? कार्बोकैटायन है। बोलो दीज आर द कार्बोकैटायन। दीज आर द व्हिच कैटायन? कार्बोकैटायन। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बोले तो OH माइनस। क्या आ गया? OH माइनस। क्योंकि KOH कैसा टूटेगा? K प्लस प्लस OH माइनस में, K प्लस प्लस OH माइनस। कई बार KOH की भी जरूरत नहीं पड़ती, वाटर में से OH निकल के अटैक कर देता है। समझ में आया क्या? कई बार तो हमें KOH की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को अपने वाटर में डाल दिया, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा वो।
समझ में आ रही है बातें आपको? तो वो OH कहां से आएगा? कई बार वाटर से आ जाता है, उसे सॉल्वोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वोलिसिस। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो मैंने OH ले लिया यहाँ पे। क्या ले लिया? OH। अब बेटा देखो OH जो है क्या फ्रंट साइड अटैक कर सकता है OH? बिल्कुल कर सकता है। क्या बैक साइड अटैक पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो अगर फ्रंट साइड अटैक कर दिया इसने, क्या कर दिया? फ्रंट साइड अटैक। बाद में स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे दोनों अटैक पॉसिबल है। इसके भी चांस कितने परसेंट है बेटा? 50% है, और इसके भी चांस कितने परसेंट है? 50% है। ठीक है, अब देखो अटैक हो गया। किसका अटैक हो गया? अटैक किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का। किसके ऊपर अटैक हो गया? कार्बोकैटायन के ऊपर। सो दीज आर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन लिख दूं क्या यहाँ पे? ये देख लीजिए बेटा, ये क्या है? अटैक है। ये क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, ऑन दी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखो फ्रंट साइड अटैक भी होगा, बैक साइड अटैक भी होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इधर भी बॉन्ड एंगल 120 है, इधर भी बॉन्ड एंगल 120 है, सारा बॉन्ड एंगल क्या है? 120 है। ज्योमेट्री कैसी है? प्लेनर है, तो दोनों साइड का अटैक पॉसिबल है। चलो एक अटैक कर देते हैं हम फ्रंट साइड। तो ये कैसी स्टेप होगी? फास्ट। मैंने बोला ना जगह खाली है, एकदम से आके बढ़ जाएगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो यहाँ पे एकदम फास्ट स्टेप होगा। कौन सी स्टेप होगी बेटा? फास्ट स्टेप। और जैसे ही फास्ट स्टेप होगी तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? बोलो यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहाँ पे भी क्या होगा? CH3, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? OH होगा। क्या हो जाएगा? OH। देखो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्शन हमने किसमें किया? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में। किसमें किया? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में। दैट रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन। देखो पहली बात, क्या इसमें गुड लिविंग ग्रुप था? Br। क्या हमने इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया? कौन सा यूज किया? KOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या बेटा? हमने वाटर यूज किया। क्या यूज किया? एक्वस KOH यूज किया ना। एक्वस यूज किया मतलब वाटर मिक्स है। वाटर का मतलब होता है दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? कार्बोकैटायन जो बना है वो टर्शियरी बना, इसलिए स्टेबल है। तो सारी कंडीशन तो SN1 की तरफ जाती है ना। तो SN1 रिएक्शन है या नहीं है? बिल्कुल। दिस आर द SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दूं आपको इसकी, इधर देख लीजिए आप। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो कैसे होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री? इधर देखिए, स्टेप 2 को देख लीजिए। और स्टेप 2 में क्या हुआ? इधर देख लीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम विद इन अ स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे उसे? स्टीरियोकेमिस्ट्री। इधर देखिए आप, कार्बोकैटायन ऐसा था। अरे कार्बोकैटायन कैसा था? ऐसा था। इधर देख लीजिए, ये देखो, ये जो बॉन्ड है हमने माना, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये चला, ये अबोव द प्लेन है। ये क्या है? अबोव द प्लेन है। और ये क्या है? बिलो द प्लेन है। ये क्या है? बिलो द प्लेन। यहां पे क्या है बोलो? CH3। यहां पे क्या है बेटा? CH3 है। और यहां पे क्या है? CH3 है। इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप की स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो यहां पे अटैक हो रहा है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। अब वो फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। तो चलिए मैं पहले फ्रंट साइड अटैक बताता हूं, बाद में बैक साइड अटैक बताता हूं। अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो ये आ गया आपका कार्बन। यहां पे देख लीजिए, ये क्या आ गया बेटा? आपका कार्बन। ठीक है, यहां पे ऊपर क्या होगा बोलो? CH3। और ये क्या हो जाएगा? CH3। और ये क्या हो जाएगा बोलो? यहां पे हो जाएगा CH3, और सामने क्या आ जाएगा बोलो ना? यहां पे सामने क्या आ जाएगा बेटा? OH। सामने क्या आ जाएगा? OH। ऐसे कुछ होगा? अरे होगा या नहीं होगा? कैसे अटैक हो रहा है? फ्रंट साइड अटैक। या फिर आप इसे ऐसे कर देंगे, इधर देख लीजिए, मैं इसे एक काम करता हूं बेटा, इसे ऐसे कर देता हूं ताकि आपको अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए आप, ये वाला देखिए आप। चलिए मैं इसे ऐसे CH3 लिख देता हूं। इस CH3 को कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। अब इस CH3 को भी कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। इधर देखिए आप, ये जो CH3 है हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड जो था, इसे बिलो द प्लेन कर दूं या रहने दूं इसे? एक मिनट रुको, जैसा है वैसे ही रहने दो। चलिए, ये जैसा है वैसे ही रहने दो, बाद में बात करते हैं उसकी। तो देखो ये OH कैसा हुआ? फ्रंट साइड अटैक। OH का कैसा अटैक हुआ? फ्रंट साइड अटैक। और फ्रंट साइड अटैक को क्या कहते हैं बोलो? रिटेंशन। वेरी गुड। क्या बोलेंगे बेटा इसे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगुरेशंस। क्या बोलेंगे इसे आप? रिटेंशन ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन। कितने परसेंट में होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? 50%। कितने परसेंट में होगा? 50%। सिमिलरली अब देखो OH का अटैक कहां पे होगा बेटा? बैक साइड अटैक होगा। देखो ये कैसा अटैक था? फ्रंट साइड अटैक। और ये वाला जो अटैक है, ये वाला अटैक कैसा है बोलो? ये वाला अटैक बेटा बैक साइड अटैक है। कैसा अटैक है? बैक साइड अटैक। जब बैक साइड अटैक होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल का, तो कैसे बनेगा? इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, यहां पे आपके पास में एक कार्बन है, ये एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड और ये आगे आपके पास में यहां पे 3 बॉन्ड और चौथा बॉन्ड कुछ इस तरीके से होगा। सही है ना? देखो ये ऊपर क्या है यहां पे? CH3, ये नीचे क्या है यहां पे? CH3 और ये सामने क्या है यहां पे? CH3। तो ये कौन सा अटैक है? बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक को क्या कहते हैं? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। क्या बोलेंगे आप इसे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है? 50%। समझ में आ रहा है ना? इसे कहते हैं बेटा स्टेरियोकेमिस्ट्री। स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? जो बेटा अटैक हो रहा है वो कैसे अटैक हो रहा है, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम कैसे अरेंज है, कैसे अटैक हो रहा है। फ्रंट साइड अटैक होगा तो आपको उसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कहेंगे, अगर बैक साइड अटैक होगा तो उसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कहेंगे। यहाँ पे जो बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक की जो 50-50 पॉसिबिलिटी है बेटा, वो ड्यू टू प्लेनर शेप ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन प्लेनर होने की वजह से ही बेटा ये यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड अटैक होगा। अगर हाँ कार्बोकैटायन अगर प्लेनर नहीं होता तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो बैक साइड अटैक हो जाता या तो फ्रंट साइड अटैक, दोनों में से कुछ भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे प्लेनर शेप होने की वजह से कार्बोकैटायन का यहाँ पे 50-50 चांस है फ्रंट साइड अटैक के, 50% चांस है बेटा बैक साइड अटैक के। समझ में आया आपको? फ्रंट साइड अटैक को क्या कहते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और बैक साइड अटैक को क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया आपको? अगर क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे जो टर्शियरी ब्यूटिल, जो हमने क्या लिया है? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है। अगर हमने एक ऐसा अल्किल हैलाइड ले लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो यहाँ पे रेसिमी मिक्सचर बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ना, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक भी हो रहा है। तो अगर हमने एक आधा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर ले लिया और SN1 रिएक्शन में भेज दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, जैसे हमने क्या किया, ये ले लिया, ये देखिए, ये इससे पहले तो मैं बता चुका हूं आपको, इससे पहले ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए इधर देखिए, ये Br है, ये क्या है? Br है। क्या ये Br ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? क्योंकि पवन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? ये है या नहीं है? है, बिल्कुल कायरल सेंटर है इसके अंदर। तो Br जो है वो अबोव द प्लेन है। Br क्या है? अबोव द प्लेन। जैसे ही इसके ऊपर बेटा OH अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, तो कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन। कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन। ये क्या चला जाएगा? बिलो द प्लेन। तो OH ये प्रोडक्ट हो गया। ये कौन सा फ्रंट साइड अटैक है कि बैक साइड अटैक है? बैक साइड अटैक। तो फ्रंट साइड अटैक भी तो हो सकता है। अरे फ्रंट साइड अटैक भी तो हो सकता है ना यहाँ पे दो, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा तो वो बेटा प्लेनर होगा, तो यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज बैक साइड अटैक होगा। मतलब देखो रेसिमाइजेशन होगा। ये 50% बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये भी कितने परसेंट बनेगा बेटा? 50%। और देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लिया तो बेटा यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर विच इज कॉल्ड एज द रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? रेसिमाइजेशन। बता चुका हूं आपको, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर विच इज कॉल्ड एज द रेसिमाइजेशन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? बेटा ये अभी मैं SN1 रिएक्शन आपको तीसरे से बता रहा हूं, कंडीशंस के साथ में लिख के बता रहा हूं। हाँ, स्टेरियोकेमिस्ट्री पहली बार ही बता रहा हूं। स्टेरियोकेमिस्ट्री और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये आपको ऐसे नहीं कि पता नहीं है करके, मैं बता चुका हूं कि DL मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म विच इज कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर। तो बेटा ये रेसिमिक मिक्सचर होगा ना, ये वाला जो होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। मुझे एक बात बताइए, क्या रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बोलते 50% D फॉर्म और 50% L फॉर्म। तो बेटा जितना D फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेगा, उतना ही L फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। अरे रेसिमिक मिक्सचर्स में क्या होता है आपको पता नहीं क्या बेटा? अरे रेसिमिक मिक्सचर में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। नेट थीटा बोलते हैं उसे। नेट थीटा क्या हो जाता है? थीटा नेट क्या हो जाता है? 0। क्या बोले? कायरल सेंटर होगा, बिल्कुल। आपको बात नहीं समझ में आ रही है क्या बेटा? एक प्रोडक्ट से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और एक लाइवोरोटेटरी है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या करेगा? प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो उसके अंदर जो सॉल्यूशंस के अंदर जो लाइवोरोटेटरी है, उसी प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देगा। तो नेट रोटेशन क्या आ जाएगा? 0। तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए मैंने बोला था कि रेसिमिक मिक्सचर इज, बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताइए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन कि इंटरनल कैंसलेशन? एक्सटर्नल कैंसलेशन, सही है ना? देखो ये जो है एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग है। इसका जो रोटेशन है ये कैंसिल करेगा और इसका रोटेशन ये कैंसिल करेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? दोनों एक में का रोटेशन कैंसिल करेंगे, तो इसलिए इसे इंटरनल नहीं बोलते बेटा, एक्सटर्नल कैंसलेशन बोलते। सो ड्यू टू इंटरनल कैंसलेशन, हाँ सॉरी, ड्यू टू एक्सटर्नल, ओके ओके, दैट इज एक्सटर्नल cancellation of which rotation? Optical rotations। क्या बोलेंगे आप यहां पे? एक्सटर्नल कैंसलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। समझ में आया? क्लियर है बात यहां पे? दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। अगर इफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हैलाइड इज यूज्ड इन one reaction or the alkaline hydrolysis, a racemic mixture is formed, that is equimolar mixture of D and L form, which is called as the racemic mixtures, and racemic mixture is optically inactive due to internal की external cancellation of optical rotation। समझ में आया? क्लियर है? स्टेरियोकेमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना आपको कि यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक की पॉसिबिलिटी क्यों है? ड्यू टू प्लेनर शेप ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है बात यहाँ पे? अब बता दूं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। इधर देखिए आप, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इधर देखिए आप, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है हमें? केमिकल काइनेटिक्स बताता है हमें रेट ऑफ रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। सीधा बैठो आप। सो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है पता है? रेट of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। देखो रेट लॉ क्या कहता है? किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होती है बेटा, वो दो तरह की होती है। एक होता है एवरेज रेट होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इतना हमें अंदर नहीं जाना है, वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे हम। एक केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है, उसमें पढ़ने वाले हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटेल में पढ़ने वाले। लेकिन रेट लॉ क्या कहता है? किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कौन सी रिएक्शन? जो स्लो स्टेप हो रही है। इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही तो रिएक्टेंट है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इसके मुताबिक बोलो क्या होगा रेट? फिर रेट विच इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो ना यार, स्लो स्टेप कौन सी देखी थी हमने? इधर देखिए आप, कौन सी थी स्लो स्टेप? यही थी ना, यही तो स्लो स्टेप है। और स्लो, मैंने फास्ट स्टेप को आरडीएस बोला क्या? नहीं। तो फास्ट जो स्टेप हो रही है, क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगी क्या? नहीं करेगी। जो स्लो स्टेप होगी बेटा वही रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगी। तो स्लो स्टेप तो एक ही है ना, ये वाली। तो इस स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है? एक है। कौन सा रिएक्टेंट है वो? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूरा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे ही डिपेंड करेगा ना। मतलब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जो कोई भी इंस्टेंटेनियस रेट हो या फिर एवरेज रेट हो, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के ऊपर। कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पूछा जाएगा आपसे ऐसा। इन SN1 रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। समझ में आया? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इन SN1 रिएक्शन इज हाफ देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाफ। समझ में आ रहा है? ये बात अगर आप समझ पा रहे हो तो उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ ये पूछ लेंगे आपसे रिएक्शन जो पढ़ रहे हो, एप्लीकेशंस आते हैं। आपको मैं एप्लीकेशन ही पढ़ा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं करके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शंस। बोलो क्या हो जाएगा? रेट इंक्रीजेस। समझ में आ गया? रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों बेटा? अगर आपको ये, मुझे एक बात बताइए, इस रिएक्शन में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं ना। ये देखो अभी रिएक्शन देखी हमने, ये वाली रिएक्शन देखिए, ये देखो बेटा, ये रिएक्शन देखिए आप, ये वाली रिएक्शन देखो आप, कौन सी? ये वाली, इधर देखिए आप, यही रिएक्शन है ना? नहीं ये नहीं, इसके आगे है ये वाली रिएक्शंस, इसे देखिए आप। इस रिएक्शंस में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? दो, एक KOH है और एक क्या है? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना बेटा। क्या KOH के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो बताइए KOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH इज डबल देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द KOH समझ में आ रहा है? रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं? दो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? इसे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन में जा रहे हैं कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? यूनिमॉलिक्यूलर, या बोलते हैं बेटा इसे फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शंस में जाते हैं उसे कहते हैं उसकी मॉलिक्युलरिटी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में 50 लोग बैठे हुए हो, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ क्लासरूम कितनी होगी? 50। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सही है ना? समझ में आ रहा है यार? मैं क्या बोल रहा हूं आपको? क्या सबको सही सबको समझ में आ रहा है? नहीं ना। सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा क्या? देखो ऐसा नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? तो बोलिए। हम मान के चलते हैं कि चलो मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 40 लोगों को समझ में आ रहा है। तो कितने लोगों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द क्लास? 40। समझ में आ रहा है क्या? तो वही तो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेंगे ना। देखो एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्युलरिटी, और जितने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चेंज होता है उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे आप 50 लोग बैठे हो तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ क्लासरूम कितनी होगी? 50। माना मैंने कि यहाँ पे 40 लोगों को समझ में आ रहा है, तो 40 लोग ही बेटा रिजल्ट डिसाइड करेंगे ना। वो 10 लोग जो नहीं समझ में आ रहा है उनको डिसाइड करेंगे क्या? नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूं, जिन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चेंज होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन क्या करने वाले हैं? डिसाइड करने वाले। समझ में आया? तो बेटा इस रिएक्शन में अगर मैं KOH का कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम भी कर दूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा? नहीं होगा ना। हाँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहां पे इसलिए लिख रहा हूं मैं कि हेंस, ये देखिए आप, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। हेंस, हेंस क्या बोलेंगे आप? बोलो हेंस। हेंस ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? हेंस इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे आप यहां पे? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर या फिर इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा इसे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर और क्या बोलेंगे बेटा इसे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? SN1 रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं? तो बिकॉज इन दिस रिएक्शन two reactant undergoing the chemical reaction, but during the chemical reaction one reactant concentration should be changed. Hence the rate of reaction is depend upon the concentration of only one reactant. That's why this reaction is a unimolecular or the first order reaction. कौन सी reaction होगी? first order reaction. Clear है बात यहाँ पे? देखो पहले chemical reaction बताया, बाद में उसका mechanism बताया, बाद में उसका chemical kinetics बता रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ यहाँ पे? chemical kinetics। अब लास्ट में आता है EPD। EPD का मतलब होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बस 5 मिनट दीजिए, हो गया फिर। EPD क्या होता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? इधर देखिए आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब रिएक्शंस के दौरान एनर्जी कैसे चेंज होती है? रिएक्शंस के दौरान एनर्जी कैसे चेंज होती है? बेटा अगर आप खामोश नहीं रहोगे तो 15 मिनट और ले लूंगा फिर। ठीक है, बस 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए आप। 5 मिनट में हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होने वाला है। देख लीजिए इसके जो एप्लीकेशंस है या कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहले ईपीडी देख लीजिए आप। चलिए इधर देखिए आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हाँ, यहां पे क्या लिया हमने? एनर्जी, और यहां पे क्या है बेटा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। यहां पे देखिए आप, ये क्या है रितेश? ये देखो बेटा, ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये प्रोडक्ट। ये क्या हो गया?
प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 क्या है? ये है, सही है ना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। और यहां पे बन गया कार्बोकैटायन, क्या बन गया? कार्बोकैटायन। यहां पे बाद में हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकैटायन, तो ये OH माइनस और ये प्लस, ठीक है। और यहां पे बन गया आपका प्रोडक्ट, क्या बन गया यहाँ पे? प्रोडक्ट। यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे क्या आ जाएगा? OH। बस मुझे बताना क्या है? बस मुझे ये बताना है, यहां पे देख लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा H है और वो लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो है ये क्या होगा? बोलो बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसे EA1 कह देंगे, तो इसे क्या कहेंगे? दैट इज EA2। और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? सेकंड होगी। समझ में आया? देखो मैंने बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखो ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है, इसे कहते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्शन के दौरान एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। द ग्राफ विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आगे भी आएगी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो बेटा दिस आर ऑल अबाउट दी दैट्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस में इसके एप्लीकेशंस भी कराऊंगा कल के लेक्चर में, और कौन कौन से फैक्टर है जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं ये भी हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे उसको।